रिच डैड पुअर डैड पुस्तक एक व्यक्ति, कथावाचक और लेखक की कहानी है जिसके दो पिता हैं। पहला उसका जैविक पिता था, गरीब पिता, और दूसरा उसके बचपन का सबसे अच्छा दोस्त माइक, सबसे अमीर पिता का पिता था। दोनों पिताओं ने लेखक को सिखाया कि सफलता कैसे प्राप्त की जाए, लेकिन बहुत ही अलग दृष्टिकोण के साथ। यह लेखक के लिए स्पष्ट हो गया कि किस पिता के दृष्टिकोण ने अधिक वित्तीय समझ बनाए। पुस्तक के दौरान लेखक दोनों पिताओं की तुलना करता है, उनके सिद्धांतों, विचारों, वित्तीय प्रथाओं और गतिशीलता की डिग्री, और कैसे उनके असली पिता, गरीब और संघर्षशील लेकिन उच्च शिक्षित व्यक्ति, संपत्ति निर्माण और व्यापार कौशल के मामले में अपने अमीर पिता के खिलाफ काम करते हैं। लेखक अपने गरीब पिता की तुलना उन लोगों से करता है जो रैट रेस में सदा के लिए विचलित हो जाते हैं, असहाय रूप से जरूरतमंदों के दुष्चक्र में फंस जाते हैं, लेकिन धन की कमी के कारण अपने सपनों को पूरा नहीं कर पाते हैं। वे दुनिया की समस्याओं के बारे में सीखने में स्कूल में बहुत समय बिताते हैं, लेकिन उन्होंने पैसे के बारे में कोई मूल्यवान सबक हासिल नहीं किया है, सिर्फ इसलिए कि यह स्कूल में कभी नहीं पढ़ाया जाता है। उनके अमीर पिता, इसके विपरीत, समाज के स्वतंत्र रूप से धनी कोर का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो जानबूझकर निगमों की शक्ति और कर और लेखांकन के अपने व्यक्तिगत ज्ञान या अपने वित्तीय सलाहकारों का लाभ उठाते हैं, जो वे अपने लाभ में हेरफेर करते हैं। पुस्तक की विषय वस्तु दो मूलभूत अवधारणाओं को कम कर देती है, एक दृष्टिकोण और निडर उद्यमशीलता। लेखक प्रत्येक के लिए कई उदाहरण प्रदान करके और वित्तीय साक्षरता की आवश्यकता पर ध्यान केंद्रित करके इन दो अवधारणाओं पर प्रकाश डालता है। कैसे निगमों की शक्ति धनी को भी धनवान बनाने में योगदान देती है, अपने स्वयं के व्यवसाय को ध्यान में रखते हुए आलस्य, भय, निंदक को बढ़ावा न देकर बाधाओं पर काबू पाती है, और अन्य नकारात्मक दृष्टिकोण और मनुष्यों की विशेषताओं को पहचानना और उनकी पूर्व धारणाएं और परवरिश उनके वित्तीय लक्ष्य को बाधित करते हैं। लेखक 6 प्रमुख पाठ प्रस्तुत करता है जिनकी चर्चा वह पूरी पुस्तक में करता है। बेचारे पिताजी। लेखक अपने गरीब पिता की तुलना उन लाखों पिताओं से करता है जो अपने बेटों को स्कूल में अच्छा करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं ताकि उन्हें एक अच्छी कंपनी के साथ अच्छी नौकरी मिल सके। गरीब पिताजी मेहनत करने, पैसे बचाने और भौतिक वस्तुओं को न खरीदने के पारंपरिक सिद्धांतों में विश्वास करते थे जिन्हें कोई खरीद नहीं सकता है। उनका मानना कि एक ठोस कंपनी के साथ एक अच्छा काम करना वह है जो किसी की आकांक्षा करे। इसलिए वह निराशा व्यक्त करता है जब उसका बेटा एक बड़े, प्रतिष्ठित निगम का काम छोड़ देता है। गरीब पिता शिक्षा को सफलता के लिए पासपोर्ट के रूप में देखता है। उन्होंने डॉक्टरेट की उपाधि धारण की, आईवी लीग विश्वविद्यालयों में गए, लेकिन हमेशा आर्थिक रूप से संघर्ष कर रहे थे। उनका मानना कि वह कभी अमीर आदमी नहीं होंगे, और लेखक बताते हैं कि यह एक आत्मनिर्भर भविष्यवाणी बन गई। गरीब पिताजी पैसे के विषय की तुलना में अच्छी शिक्षा में अधिक रुचि रखते थे। लेखक ने लिखा है कि उनके गरीब पिता हमेशा "मैं पैसे में दिलचस्पी नहीं रखता हूँ" या "पैसा नहीं करता है" जैसी चीजें कहेंगे। लेखक बताते हैं कि गरीब पिता को नौकरी के कार्यकाल और सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा, छुट्टी और बीमार पत्तियों, कंपनी बीमा और वेतन वृद्धि और पदोन्नति जैसी चीजों के लिए शिकार किया गया था। लेखक ने महसूस किया कि उसके गरीब पिता को नौकरी के बजाय इन कारकों में अधिक रुचि थी। यह वह लेखक है जो रैट रेस में फंस जाता है। उनके गरीब पिता ने लगातार मेहनत की, लेकिन कभी भी इसे आर्थिक रूप से आगे नहीं बढ़ाया। गरीबों के पैसे के विषय में दृष्टिकोण बिलों का भुगतान करने के लिए पर्याप्त धन रखने के लिए कड़ी मेहनत करने पर आधारित था। धनी पिता। लेखक ने लिखा है कि जब वह 9 साल का था तब उसे एहसास होने लगा था कि उसके अमीर डैड उसके गरीब पिता की तुलना में बहुत अधिक समझदार है। यह अमीर पिता से था कि लेखक ने यह नहीं कहा कि "मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता", लेकिन यह पूछने के बजाय "मैं इसे कैसे बर्दाश्त कर सकता हूँ"। वह इस सिद्धांत को एक घटना से संबंधित करके समझाता है जब वह और उसके सबसे अच्छे दोस्त माइक के पिता के लिए काम करने गए थे। धनी पिताजी ने उन्हें जानबूझकर बहुत कम वेतन दिया ताकि उनमें गुस्सा और उनके साथ अन्याय की भावना पैदा हो, और अंततः उन्हें एहसास हो सके कि आगे बढ़ने के लिए खुद को काम करना चाहिए और दूसरों के लिए नहीं। उदाहरण के लिए, पुस्तक के उस भाग में जब लेखक अमीर पिताजी से शिकायत करता है कि वह उसके द्वारा भुगतान की गई मजदूरी के साथ कुछ भी खरीद सकता है, तो अमीर पिताजी उसे बताते हैं कि उन्हें इस तथ्य पर ध्यान नहीं देना चाहिए कि उनकी मजदूरी कम है, लेकिन इसके बजाय "मैं और अधिक पैसा कैसे बना सकता हूँ" पूछते हैं, क्योंकि यह मस्तिष्क को कार्रवाई करने के लिए उत्तेजित करता है। उनके अमीर पिताजी कहते हैं कि जब कोई कहता है "मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता", तो उसका दिमाग काम करना बंद कर देता है। इसलिए यह पहल को मारता है और निष्क्रियता को बढ़ावा देता है। लेखक जोड़ता है कि जबकि उसके गरीब पिता ने शिक्षा में समय और प्रयास का निवेश किया, उसे निवेश पर कोई ज्ञान नहीं था। इसके विपरीत
उनके अमीर पिता निवेश के खेल में बहुत कुशल थे क्योंकि उन्होंने यही किया था। पैसे के बारे में उनके अमीर पिता का रवैया यह कहकर प्रकट हुआ था कि पैसे की कमी सभी बुराई की जड़ है। उनके गरीब पिता दूसरी ओर यह मानते थे कि पैसे का प्यार सभी बुराई की जड़ है। लेखक के अनुसार अमीर पिता ने इस विचार को भी पोषित किया कि करों ने उत्पादकों को दंडित किया और गैर उत्पादकों को पुरस्कृत किया। वह प्रकार था जिसने खाने की मेज पर पैसे की बात को प्रोत्साहित किया था और लेखक द्वारा किसी ऐसे व्यक्ति के रूप में चित्रित किया गया था जिसने जोखिम लेने के बजाय जोखिम का प्रबंधन करना सीखा था। लेखक ने अपनी पुस्तक रिच डैड पुअर डैड यह कहते हुए शुरू की कि वह दो पिता होने में भाग्यशाली है। उसने उन दोनों से मूल्यवान सबक सीखे, लेकिन अध्याय 1 में यह स्पष्ट हो जाता है कि पिता के पास पैसे के प्रति अधिक समझदार दृष्टिकोण था। वह मेहनत करने, शिक्षा पाने, बचत करने और निवेश करने और अमीर और गरीब की आदतों में काफी अंतर होने के बारे में पिता के विचारों की तुलना और विरोध करता है। वह अपने अमीर पिता के साथ किए गए कई वार्तालापों के माध्यम से अपने वित्तीय कौशल का श्रेय देता है। लेखक पैसे के विषय के लिए एक सामान्य ज्ञान दृष्टिकोण लेता है और लेखांकन ज्ञान की आवश्यकता पर जोर देता है ताकि पाठक स्पष्ट रूप से समझता है कि संपत्ति और देनदारियां क्या है। वह सरल आरेख बनाता है जो धन के प्रवाह और बहिर्वाह को दर्शाता है और कैसे अमीर संपत्ति स्तंभ का निर्माण करते हैं और गरीब देयता स्तंभ व्यय का निर्माण करते हैं। यह स्पष्ट है कि लेखक लेखांकन ज्ञान पर बहुत अधिक महत्व रखता है, चाहे वह कितना भी उबाऊ हो, क्योंकि वह कहता है कि यह आपके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण विषय है। कई उदाहरणों और उपाख्यानों का उपयोग करके लेखक अपने संदेशों को प्रभावी ढंग से चलाता है, अपने पूंजीवादी रुख का खुलासा करता है। लेखक सरकार और कर आदमी द्वारा नियोजित तंत्र की अपनी समझ को भी दर्शाता है और निष्कर्ष निकालता है कि यह मध्यम वर्ग है जो वास्तव में गरीबों के लिए भुगतान करता है। अमीर वे हैं जिन पर शायद ही कर लगाया जाता है क्योंकि उन्हें अपने लाभ के लिए कर कानून का उपयोग करने का ज्ञान है। अध्याय 1 रॉबर्ट कियोसाकी और माइक की कहानी 1956 हवाई में शुरू होती है। जब दोनों लड़के 9 साल के थे, उनकी पहली गेट रिच स्कीम एक नकली निकल बनाने वाली कंपनी थी। उन्होंने निकल्स के प्लास्टर मोल्ड्स बनाए और सीसा टूथपेस्ट ट्यूबों को पिघलाया और मोल्ड्स को निकल उत्पादन करने के लिए भर दिया। उनकी योजना को माइक के पिता द्वारा नाकाम कर दिया गया, जिन्होंने अपनी अवैध गतिविधि के लड़कों को सूचित किया। उस दिन के बाद लड़कों ने अपने खाली समय को माइक के पिता अमीर पिता से वित्त और अर्थशास्त्र के बारे में झुकाव के लिए समर्पित किया। माइक के डैड ने लड़कों को जो पहला अनुभव दिया वह था रैट रेस से नफरत। वह अपने किराने की दुकानों में से एक में 3 काम करने के लिए 10 सेंट एक घंटे के भुगतान के लिए लड़कों को काम करने में सक्षम था। कुछ हफ्तों के बाद कियोसाकी श्रम के लिए शोषण से थक गए। उन्होंने मांग की कि उन्हें एक वृद्धि प्राप्त हो, लेकिन इसके बजाय माइक के पिता ने उनके वेतन में कटौती की और उन्हें मुफ्त में काम करने के लिए कहा। आखिरकार दोनों लड़कों की सराहना की जा रही और अवैतनिक के तहत थक गए और वे माइक के पिता के साथ व्यक्तिगत रूप से मिले। अमीर पिता के साथ उनकी बैठकों में उन्होंने वेतन की कमी के लिए माफी मांगी और उन्होंने उन्हें सबक के नैतिक या एक वेतन वृद्धि की पेशकश की। दोनों लड़कों ने सबक का नैतिक सीखने के लिए चुना, जबकि अमीर पिताजी ने उन्हें भुगतान करने की पेशकश की। उन्होंने 25 सेंट, $1, $2 और यहां तक $5 से शुरू किया, जिसे 1 घंटे की मजदूरी के लिए बड़ी राशि माना जाता था, लेकिन लड़कों ने अभी भी सबक के नैतिक सीखने के अपने फैसले के साथ मजबूत बने रहे। रैट रेस से बाहर निकलने का सबक और अपनी पूरी जिंदगी अपनी जेब में थोड़े पैसे और किसी और की जेब में पैसा लगाने के लिए काम करने के बजाय लोगों को आपकी जेब में पैसा डालने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। सभी पाठों में से जो लड़कों को पढ़ाया जाता था, यह सबसे महत्वपूर्ण था। धन के लिए अमीर काम नहीं है। अध्याय 2 लेखक अपने पाठकों को उस धारणा को भूल जाने के लिए कहता है जो जीवन सिखाता है। वह कहते हैं, केवल एक चीज जो जीवन करती है वह आपको चारों ओर धकेलती है। यह अध्याय उन लोगों के बारे में बात करता है जो इसे खेलने में अधिक सहज हैं क्योंकि उन्हें जोखिम लेने के लिए जल्दी सिखाया नहीं गया था। लेखक उन विचारों को विकसित करता है जो गरीब और मध्यम वर्ग के पैसे के लिए काम करते हैं। डर और लालच अज्ञानता और गरीबी का कारण बनता है और भावनाओं के साथ एक सोच का उपयोग करने का महत्व। लेखक ने यह भी कहा कि जीवन में अवसर आते हैं और जाते हैं। अमीर उन्हें तुरंत पहचान लेते हैं और उन्हें सोने के बुलियन में बदल देते हैं। अन्य लोग इन अवसरों को नहीं देखते हैं क्योंकि वे पैसे और सुरक्षा की मांग में बहुत व्यस्त हैं। जैसा कि लेखक कहते हैं, अच्छी तरह से वह सब प्राप्त करने जा रहा है।
क्यों सिखाते हैं वित्तीय साक्षरता अध्याय 3 कियोसाकी और माइक की कहानी बाद में जीवन 1990 में जारी है और अब दोनों वयस्कों ने अपने वित्त और उनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति के संबंध में अविश्वसनीय छलांग और सीमा बना दी है। माइक अपने पिता से सबक लेने और उन्हें अपने जीवन में लागू करने में सक्षम था। उसने अपने पिता के बड़े व्यवसाय पर नियंत्रण कर लिया और साम्राज्य के हर पहलू को बढ़ा दिया और वह अपने बेटे को रिटायर होने के बाद कंपनी का नियंत्रण लेने के लिए वर्तमान में बढ़ा रहा है। कियोसाकी के लिए वह अपनी पत्नी किम के साथ 47 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त होने में सक्षम थे। शिकागो के एडजवाटर बीच होटल में एक व्यावसायिक बैठक में चार्ल्स श्वाब, सैमुअल इंसुल, हॉवर्ड होप्सन, एवा क्रेगर, लियोन फ्रेजिया, रिचर्ड विटनी, आर्थर कॉटन, जेसी लिवरमोर और एल्बर्ट फॉल ने विभिन्न निवेश और मुद्रा योजनाओं के बारे में बात की। 25 साल बाद एक रिपोर्ट में कहा गया कि शिकागो में मिले उन अत्यंत धनी लोगों का एक बड़ा हिस्सा या तो जेल में बंद हो गया, मृत या दरिद्र हो गया। इन दुर्भाग्यपूर्ण उद्यमियों के परिणामों से लेने के लिए प्रमुख विचार यह है कि आपको सुरक्षित रहने और रहने के लिए वित्तीय साक्षरता की आवश्यकता है। 1920 के बड़े उद्यमियों के साथ जो विचार प्रस्तुत किया गया था वह आज भी प्रचलित है, जिसमें कुछ पेशेवर एथलीट खराब वित्तीय निर्णय ले रहे हैं और कुछ भी नहीं के साथ समाप्त हो रहे हैं। यह विशिष्ट पाठ लोगों को यह सिखाने के लिए है कि आपके पास एक बार आपके धन के साथ समझदारी न हो, बल्कि आपके पास धन होने से पहले स्मार्ट होना चाहिए। एक तरह से पहले एक मजबूत नींव के निर्माण के बिना एक गगनचुंबी इमारत या यहाँ तक एक घर बनाने की कोशिश मत करो। कियोसाकी के अनुसार एक नियम है और केवल एक नियम है जो किसी व्यक्ति को एक मजबूत नींव बनाने में मदद कर सकता है। एक परिसंपत्ति और एक देयता के बीच अंतर को जाने और सुनिश्चित करें कि आप केवल परिसंपत्तियों को नियंत्रित करते हैं। कियोसाकी और लेचर 56 जब यह स्वतंत्रता खरीदने के लिए पैसे खरीदने और एक के पैसे को उजागर करने के डर के बिना सेवानिवृत्ति का आनंद लेने की क्षमता के बारे में विश्वास करता है, तो यह अध्याय वित्तीय स्वतंत्रता के लिए लेखक की वकालत का सार पकड़ता है। वह कहते हैं, इंटेलिजेंस समस्याओं को हल करता है और पैसे पैदा करता है। वित्तीय खुफिया जानकारी के बिना पैसा जल्द ही चला गया है। लेखक का मानना कि वित्तीय साक्षरता लेखांकन के काम के ज्ञान से शुरू होती है। संपत्ति और देनदारियों के बीच अंतर जानना आवश्यक है, इन दो शब्दों को पाठकों के लिए समझने योग्य बनाने के लिए। लेखक इन दोनों अवधारणाओं का एक अल्पविकसित आरेख बनाता है ताकि संपत्तियों को जमने के लिए परिसंपत्तियों को खरीदने के लिए प्रेरित किया जा सके, जबकि देनदारियों खर्चों को नंगे न्यूनतम रखने के लिए। लेखक कहता है कि गरीब लोग गरीब बने रहते हैं क्योंकि वे इसके विपरीत काम करते हैं। अपने काम से काम रखो अध्याय 4। इस अध्याय में लेखक धीरे धीरे रियल एस्टेट निवेश की अवधारणा का परिचय देता है और एक उदाहरण के रूप में मैकडॉनल्ड्स का उपयोग करता है। वह बताते हैं कि मैकडॉनल्ड्स शायद दुनिया में सर्वश्रेष्ठ हैमबर्गर नहीं बना सकता है, लेकिन अमेरिका में सबसे मूल्यवान चौराहों और सड़कों का मालिक है। लेखक की टिप्पणी है कि अगर वे आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं तो व्यक्तियों को अपने स्वयं के व्यवसाय पर ध्यान देने की आवश्यकता है। उन्हें अपने नियोक्ता के व्यवसाय पर ध्यान नहीं देना चाहिए। उन्हें अपने मालिक बनने के तरीकों के लिए प्रयास करना चाहिए और अपने स्वयं के व्यवसायों का पोषण करना चाहिए। लेखक संपत्ति निर्माण पर अपनी चर्चा जारी रखता है। उसके लिए अचल संपत्ति मूल्य के साथ कुछ भी है, स्टॉक, बॉन्ड, म्यूचुअल फंड, आय उत्पादक रियल एस्टेट, नोट्स, बौद्धिक संपदा से रॉयल्टी आदि। यह अध्याय लेखक की निवेश वरीयताओं को भी बताता है, अचल संपत्ति और स्टॉक। अचल संपत्ति के लिए वह कहता है कि वह छोटा शुरू करता है और अपने गुणों को बड़े लोगों के लिए ट्रेड करता है और फिर एक IRS तंत्र के माध्यम से पूंजीगत लाभ पर करों का भुगतान करने में देरी करता है। करों का इतिहास और निगमों की शक्ति अध्याय 5। लेखक कहता है कि गरीबों को बड़ी मशीनरी निगमों में हेरफेर करते हैं, जबकि अमीर जानते हैं कि बड़ी मशीनरी का उपयोग कैसे करें। इसका मतलब यह है कि अमीरों के पास अपनी संपत्ति की रक्षा और बढ़ाने के लिए निगम की शक्ति का उपयोग करने के लिए ज्ञान और समझदारी है। एक निगम का लाभ बनाम उस व्यक्ति का झूठ लेखक के अनुसार करों का भुगतान कैसे करता है। वह इस बिंदु को स्पष्ट रूप से बताता है, व्यक्ति पैसा कमाते हैं, उस पैसे पर कर का भुगतान करते हैं और जो बचा है उसके साथ रहते हैं। दूसरी ओर निगम पैसे कमाता है, वह सब कुछ खर्च करता है और जो कुछ भी बचा है उस पर कर लगाया जाता है। लेखक जोड़ता है कि व्यक्तियों को इस बात की जानकारी नहीं हो सकती है कि उन्हें कितना हेरफेर किया जा रहा है। वे अपनी आय पर करों का भुगतान करके सरकार को समृद्ध बनाने के लिए जनवरी से मध्य मई तक काम करते हैं। इस बीच अमीर मुश्किल से कर रहे हैं। लेखक दैनिक वित्तीय अस्तित्व को छोड़ने के एक तरीके के रूप में एक वित्तीय IQ विकसित करने की सिफारिश करता है।
यह लेखांकन निवेश बाजारों को समझने और कानून का ज्ञान प्राप्त करके पूरा किया जाता है। वह कहता है कि अज्ञानी होने के कारण आपको बदनाम किया जाता है, जबकि सूचित किया जाता है कि आपके पास लड़ाई का मौका है। द रिच इन्वेंट मनी अध्याय 6 लेखक आत्मसंदेह की अवधारणा विकसित करता है। वह कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति प्रतिभा के साथ पैदा होता है, लेकिन आत्मसंदेह और भय के कारण वह प्रतिभा दब जाती है। वह टिप्पणी करते हैं कि यह जरूरी नहीं कि पढ़े लिखे स्मार्ट लोग हों जो आगे, लेकिन बोल्ड और साहसी हों। लोग कभी भी आर्थिक रूप से आगे नहीं बढ़ते हैं, भले ही उनके पास बहुत पैसा हो, क्योंकि उनके पास ऐसे अवसर हैं कि वे टैप करने में विफल रहते हैं। वह तनाव में है। उनमें से ज्यादातर बस होने के मौके के इंतजार में बैठे रहते हैं। लेखक का विचार है कि लोग भाग्य बनाएं। उन्हें इसके लिए इंतजार नहीं करना चाहिए। वह कहता है कि यह पैसे के साथ भी ऐसा ही है, इसे बनाना पड़ता है। इस अध्याय में लेखक एक शिक्षा के महत्व पर चर्चा करता है। हालांकि कुछ आलोचकों का कहना है कि वह इसके महत्व को कम करता हुआ प्रतीत होता है। लेखक यह कहकर स्पष्ट है, एक प्रशिक्षित दिमाग एक समृद्ध दिमाग है। उनके विश्लेषण में 2 प्रकार के निवेशक हैं, प्रत्येक एक अलग दिमाग सेट के साथ जो पैक किए गए निवेश के लिए जाते हैं और जो लोग अपने उद्देश्यों के अनुरूप निवेश को अनुकूलित करते हैं। लेखक लोगों को अपने से अधिक बुद्धिमान लोगों को नियुक्त करने के लिए प्रोत्साहित करता है, क्योंकि दूसरों के ज्ञान को भुनाने से एक बुद्धिमान व्यक्ति अपने ज्ञान का आधार बनाता है और इसलिए उन लोगों पर अधिक शक्ति है जो नहीं जानते हैं। जानने के लिए काम करें, पैसे के लिए काम न करें। अध्याय 7 यह वह अध्याय है जहां लेखक उन कौशलों की बात करता है जिन्हें व्यक्तियों को वित्तीय सफलता के लिए विकसित करने की आवश्यकता होती है। पाठक को एक ऐसी युवती का उदाहरण दिया जाता है जिसके पास अंग्रेजी साहित्य में मास्टर डिग्री थी और जिसे जब यह सुझाव दिया गया कि वह बेचना और सीधे मार्केटिंग करना सीख रही है तो वह नाराज थी। अपनी डिग्री के लिए सभी कड़ी मेहनत के बाद उसने नहीं सोचा था कि उसे एक विक्रेता के रूप में सीखने के लिए इतना कम रुकना होगा, एक ऐसा पेशा जिसके बारे में वह बहुत अधिक नहीं सोचती। लेखक इस उदाहरण का उपयोग इस बात पर जोर देने के लिए करता है कि वित्तीय स्वतंत्रता की दिशा में सड़क पर उनकी मदद करने के लिए अन्य लोगों को खेती करने की आवश्यकता है। लेखक ने प्रबंधन कौशल का उल्लेख किया है। वह कहते हैं कि व्यक्तियों को यह जानना होगा कि नकदी प्रवाह प्रणालियों और लोगों को कैसे प्रबंधित किया जाए। वह बेचने और विपणन कौशल में फेंकता है। वह संचार कौशल पर समान जोर देता है। वह कहते हैं कि ऐसे कई लोग हैं जिनके पास वैज्ञानिक झुकाव है और इसलिए उनके पास ज्ञान का एक बिजली घर है, लेकिन वे संचार में बुरी तरह से विफल हैं। ये वे लोग हैं जो महान धन से एक कौशल दूर है। लेखक महान धनी परिवारों के एक उत्कृष्ट लक्षण पर ध्यान देता है, वे पैसा देते हैं, बहुत सारे गरीबों के विपरीत जो महसूस करते हैं कि दान घर पर शुरू होता है। बाधाओं पर काबू पाना अध्याय 8 लेखक का मत यह है कि 5 व्यक्तित्व मनुष्य को प्रभावित करते हैं: भय, निंदक, आलस्य, बुरी आदतें, अहंकार। वह बताते हैं कि जब डर होना सामान्य होता है तो यह मायने रखता है कि कोई इसे कैसे संभालता है। लेखक ने टेक्सास और टेक्सास के लिए अपने विशेष शौक के बारे में अपनी भावना साझा की। जब वे जीतते हैं तो वे बड़ी जीत हासिल करते हैं और जब वे हारते हैं तो यह शानदार होता है। लेखक का कहना है कि यह केवल संतुलन का सवाल नहीं है, बल्कि फोकस का भी है। वह दुनिया के चिकन लिटिल्स को नजरअंदाज करने की सलाह देते हैं। वे केवल आसमान गिरने के बारे में चिंतित हैं, निराशावाद में अपने जीवन के बाकी हिस्सों को खर्च करते हैं। वह कहते हैं कि वह लगातार लोगों को यह कहते हुए सुनते हैं कि वे अमीर बनना चाहते हैं, लेकिन जब यह सुझाव दिया गया कि रियल एस्टेट से पैसे कमाए जा सकते हैं तो उनकी शुरुआती प्रतिक्रिया, लेकिन मैं शौचालय को ठीक नहीं करना चाहता। लेखक का मानना कि यह विडंबना है कि वे अचल संपत्ति में आगे रहने के बजाय शौचालय को ठीक करने जैसे सामान्य ज्ञान के बारे में अधिक चिंतित हैं। अंतिम बिंदु के रूप में लेखक बताता है कि लालची होना स्वस्थ है, इसलिए जब एक निर्णय का सामना करना पड़ता है तो एक व्यक्ति को हमेशा पूछना चाहिए, मेरे लिए इसमें क्या है। शुरू करना अध्याय 9 यह अध्याय व्यक्तिगत धन बनाने और बनाने के लिए युक्तियों पर एक अनुभाग के रूप में कार्य करता है। उनकी पहली टिप है, आपको प्रेरित करने के लिए वास्तविकता से बड़ा कारण खोजें। उसके कहने का अर्थ यह है कि मन को सशक्त बनाकर वित्तीय प्रतिभा को जागृत करना। वह कहते हैं कि लोगों के पास जीवन जीने का एक मजबूत उद्देश्य होना चाहिए। अगली टिप मन को खिलाने के लिए है। मन को खिलाने से लेखक का तर्क है कि लोग पसंद की शक्ति प्राप्त करते हैं। लेखक लोगों को ध्यान से मित्र चुनने की सलाह भी देता है।
वह उन लोगों से बचने के लिए कहता है जो लगातार घोषणा करते हैं कि आकाश गिर रहा है, और इसके बजाय पाठकों को उन लोगों के साथ समय बिताने के लिए प्रोत्साहित करता है जो पैसे के बारे में बात करने का आनंद लेते हैं, क्योंकि उनके पास साझा करने के लिए मूल्यवान सबक हो सकते हैं। लेखक का यह भी मानना कि लोगों को एक क्षेत्र का अध्ययन करना चाहिए और फिर बाहर जाकर एक नया सीखना चाहिए। हालांकि यह चुनना महत्वपूर्ण है कि कोई क्या अध्ययन करता है। यहाँ एक और टिप है कि लेखक ज्यादातर लोगों को देखता है कि वे अभ्यास नहीं करते हैं, पहले खुद भुगतान करें। भले ही नकदी की कमी हो, लोग पहले खुद भुगतान करें। यह 3 चीजों को कुशलतापूर्वक प्रबंधित करने के साथ मिलकर चलता है: नकदी प्रवाह, लोगों और व्यक्तिगत समय। एक और टिप जो लेखक देता है वह उदार है। वह सोचता है कि यह एक ब्रोकर को एक सहयोगी के रूप में अच्छी तरह से भुगतान करने के लिए बहुत मायने रखता है, और आपकी आंखें और बाजार के लिए कान। लेखक का सुझाव है कि नायक होना वे जीवन में अपरिहार्य है, क्योंकि वे न केवल प्रेरणा देते हैं, वे इसे इतना आसान भी बनाते हैं। वे मानव मन को सोच में उत्तेजित करते हैं। अगर वे ऐसा कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता? सिखाओ और तुम पाओगे एक और टिप है जो लेखक साझा करता है। इस विचार के बारे में उनके शब्द स्पष्ट हैं: इस दुनिया में ऐसी शक्तियां हैं जो हमारे मुकाबले बहुत अधिक चालाक हैं। आप अपने दम पर वहां पहुंच सकते हैं, लेकिन यह आसान है शक्तियों की मदद से। आपके पास जो कुछ भी है उसके साथ आपको उदार होना चाहिए। फिर भी अधिक चाहते हैं। यहाँ कुछ टू डू है। अध्याय 10। यह अध्याय पिछले अध्याय के पूरक की तरह है। यह पाठकों को वित्तीय पुरस्कारों तक पहुंचने में मदद करने के लिए अतिरिक्त सुझाव देता है। एक टिप यह है कि आप जो कर रहे हैं उसे रोकें, यानी अगर यह अब काम नहीं कर रहा है या व्यवहार्य है। लेखक पाठकों को नए विचारों की तलाश करने के लिए प्रोत्साहित करता है, उन व्यक्तियों के दिमाग को लेने के लिए जिनके पास अनुभव है और जिन्होंने पहले से ही ऐसा किया है, जो करने की इच्छा रखते हैं। वह सीखने की अवस्था को जीवित रखने, पाठ्यक्रम लेने, टेप खरीदने, सेमिनार में भाग लेने की सलाह देता है। अचल संपत्ति निवेश के अवसरों की तलाश में लेखक सही स्थानों पर देखने की सलाह देता है। ऐसा करने का एक तरीका पड़ोस में घूमना है जिसमें कोई दिलचस्पी रखता है। लोग रियल एस्टेट का अधिग्रहण कर सकते हैं, भले ही उनके पास डाउन पेमेंट के लिए पर्याप्त धन न हो। वास्तव में थोड़ी सी चतुराई के साथ लेखक कहता है कि लोग बिना पूंजी के भी पैसा कमा सकते हैं। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।